एक थी शिवसेना, जिसके अब दो हिस्से हो चुके हैं, दो पार्टियां बन चुकी हैं और अब दोनों को नए नाम भी मिल गए हैं। एक है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और दूसरी है बाला साहब की शिवसेना, यानी बाला साहब की शिवसेना। उद्धव ठाकरे को मशाल और एकनाथ शिंदे जी को ढाल और तलवार का चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। लेकिन मराठी मानुस की असली शिवसेना कौन है, किसके साथ लोग हैं, यह है महत्वपूर्ण सवाल। चुनाव चिन्ह पार्टी के नाम तो ठीक है, अब दो हो गए तो बनेंगे ही, और इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी और उससे पहले मुंबई की जनता करेगी। इसलिए क्योंकि 3 नवंबर को मुंबई के उपनगर अंधेरी ईस्ट में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। उस चुनाव से काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन ज़्यादा लोगों के करीब है और लोग किसके साथ ज़्यादा है। और फिर इसके बाद बड़ा एक टेस्ट होगा बीएमसी के चुनाव, यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक उसमें शिवसेना क्या कहें उसको, सम्मिलित शिवसेना का उसमें कब्जा रहा है। लेकिन नए नाम और नए निशान के साथ इन पार्टियों के पास प्लान क्या है, कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे और आगे क्या योजनाएं होंगी, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है। तो आज के मेहमान जो है मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। आवाज़ अड्डा में हमारे लिए हैं आज सब, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, इसके साथ ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, बाला साहब की शिवसेना के प्रवक्ता राहुल लोंदे जी, इसके साथ ही एनसीपी के प्रवक्ता बीएम श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोईटे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और उम्मीद करेंगे कि एक दूसरे की बातचीत सुनेंगे और उसके बाद एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं। भाषा की मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। तिवारी जी, आप मुस्कुरा रहे थे अभी स्क्रीन में हम लोग जब देख रहे थे। देखिए, अब मैंने अभी कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी आप मुस्कुराने लगे। बहुत बड़ा एक टेस्ट होना है और निशान आपको मिल गया है, पार्टी का नाम भी हो गया है। मैं जब दोनों नामों को याद करने की कोशिश करा तो बड़ा अभी कुछ समय तक ये दिक्कत होगी कि कैसे नाम याद करें। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है तिवारी जी, जनता के बीच में जाना है, नए निशान नए नाम के साथ अपनी योजनाएं लेकर के, और उसकी असली परीक्षा 3 नवंबर के आसपास होगी। तैयार हैं आप? नहीं, हम जिस दिन बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी उसी दिन से तैयार है। हमारे लिए एकनाथ शिंदे यह कोई महत्व नहीं रखते और एकनाथ शिंदे जी ने अपना निर्णय ले लिया और पार्टियां टूटती रहती है। ऐसे इंदिरा जी ने भी पहले बेल जोड़ी थी, उनको दी नहीं गई थी, उन्होंने गाय बछड़ा लिया, फिर गाय बछड़ा भी फ्रीज कर दिया गया था, उन्होंने पंजा लिया। हर वक्त वो भारी बहुमत से चुन के आई। अब हम भी बहुत पहले तो हमारी पार्टी प्रादेशिक रीजनल नहीं थी, तो हमने पहले मशाली लिया था, इंजन लिया था, ढाल तलवार भी थी, झाड़ भी था। एक बार तो हमने बीजेपी का भी निकाल लिया। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है। इतना क्या, बहुत डिसिप्लिन रहने वाली सीपीआई सीपीएम हो गई थी और समाजवादी पार्टियों में 4-5 टुकड़े हुए, जनता दल, समाजवादी पार्टी या फिर समता पार्टी। तो मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता। महत्व तो यह है कि देश में प्रजातंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। हमको चैलेंज है और वो उद्धव जी पे बहुत उत्तरदायित्व है। महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है और गुजरात का जो आक्रमण हुआ, इस आक्रमण को लौटाने के लिए हमने हाथ में मशाल ले ली है। कौन सा आक्रमण गुजरात में हुआ? क्या बोले? कौन सा आक्रमण? मुझे लगा अरे गुजरात का ये मोदी शाह वाला आक्रमण भाई। ये तो कैसे सब बीजेपी में क्या है कि अमित शाह जी के सब गुलाम बैठे हुए हैं और देश में प्रजातंत्र एकदम खतरे में आ गया है। कैसे प्रजातंत्र कैसे खतरे में आ गया? देखो, सारे जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूट रहते हैं, उनका फंक्शनिंग तो आप देख रहे हैं ना। मतलब आपके हिसाब से नहीं चले, आपके हिसाब से फैसले ना आए तो प्रजातंत्र खतरे में?
देखो नीरज वाजपेयी, तुमने ही बोला था कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ना, अरे मैं, मुझे तो बोलना ही नहीं, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? क्या बात कर रहे हो तिवारी जी आप? मेरा तो काम है यही, मैं तो बीच बीच में बोलूंगा, आप मुझको संबोधित करिए। आप भाई देखो नीरज जी, मैं बता रहा हूँ कि देश है ना, हाँ। एक बड़े संकट के परिस्थिति से जा रहा है। हाँ। हम अगर तानाशाहों का विरोध करें तो हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, और अगर हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलके, भाई तानाशाही कैसे 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 तानाशाही तिवारी जी आप मुझे बताइए। आपकी पार्टी में तानाशाही नहीं थी, आपके विधायक सब टूट के चले गए, तो तानाशाही की वजह से तो गए। वो कह रहे थे हमारी बात नहीं सुनता कोई, बात नहीं करते, मिलने नहीं देते, यही तो बातें हो रही थी। अरे भाई देखो, बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता जो नंबर 2 पे है, नड्डा जी है ना, नड्डा जी अपने, उनको भी मोदी जी नहीं मिलते, और अमित शाह जी से मिलते तो बाद में कभी मिलने नहीं जाते। ये क्या बोल रहे लोग, जिस पार्टी में गए, अरे नेता नेता ही होते हैं, और संवाद नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ईडी थे, 50 खोखे का सब्जेक्ट है, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। देखो अभी अभी जो प्रमुख मुद्दा है, हमने देख लिया है कि हमको बीजेपी से लड़ना है, और बीजेपी ने हमारे पार्टी को तोड़ा है। जो हमारे कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता थे, उनपे भी दबाव लाके इन्होंने तोड़ा है। तो विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल माय वर्कर्स हु ज्वाइंड the hand with the BJP to topple the government of उद्धव ठाकरे। तो मैं उनका सबका मान रखते हुए बोल रहा हूं कि समय बताएगा कि उद्धव जी का ये निर्णय बीजेपी के साथ सत्ता बनाना, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता बनाना, हिंदुत्व को छोड़ देना, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये हिंदू विरोधी, और ये नॉन सेकुलरिस्टिक या सेकुलरिस्टिक क्या नेचर है, ये देखो कुछ चीजों का तो फैसला अब जनता में ही होने वाला है। अरे जनता तो अल्टीमेट है, जनता ही करेगी फैसला तिवारी जी। एक नीरज जी एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि क्या हमने अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, तो हमने जब बीजेपी से अपने संबंध तोड़े तो हमने जनता में जाना था। चलो वो गलती हो गई, क्यों नहीं गए? इसके क्यों नहीं गए? क्या बोला? जनता में क्यों नहीं गए थे? चले जाते। अरे भाई वो जाना चाहिए था, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ चुनाव लड़ते, वो उस वक्त के ऐसे माहौल भी नहीं था, इतना खर्चा वर्चा भी बहुत होता था लोगों का, और यही 40 लोग अभी हमको छोड़ के गए। इन्होंने ही बोला था जाना मत बोल के, सही बता रहा हूँ। मैं तिवारी जी अब आप ना लीपापोती कर रहे हैं, अब आप इधर उधर घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं कि सुनो ना, वही नहीं सुने क्या? आप रुकिए, दूसरे ही सुनेंगे पहले। नीरज जी आपके बगल में बैठे हुए टारगेट पे आप उनको लेना, बार बार उंगली दिखा रहे हैं। गया था मैं, एकनाथ शिंदे के साथ ही शिवसेना में गया था, फिर क्यों छोड़ दिया? रुका रहा, क्यों छोड़ दिया? अब जाने दो। नहीं, मैं बता रहा हूं कि गद्दारी समाज को अच्छी नहीं लगती। अरे वो कह रहे हैं गदर है ये, तिवारी जी ये गदर कह रहे हैं, शिंदे जी कह रहे हैं गदर है, गद्दारी नहीं है। रुकिए, आप रुकिए ना भाई, रुकिए ना भाई, बराबर के समय दूंगा। पांडे जी एक मिनट आप रुकिएगा, आप तो मेन टारगेट है, लेकिन राहुल जी हमारे साथ। राहुल जी सुन रहे, तिवारी जी कह रहे हैं क्या आप लोगों ने गद्दारी की है और प्रजातंत्र खतरे में डाल दिया आपने, आप लोग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। देखिए तिवारी साहब बहुत बड़े ज्येष्ठ नेता है, किसान नेता है, उनके अनुभव का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गद्दारी और गदर में बहुत फर्क होता है। 1857 में मंगल पांडे जी ने भी गदर किया था, और जो तिवारी साहब बता रहे हैं कि उत्तरदायित्व जो उद्धव साहब को बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था, कमान दी थी, जो इनके प्रवक्ता हर चैनल पे बार बार यही बात दोहराते हैं, राष्ट्रीय चैनल रहे दो, प्रादेशिक चैनल रहने दो, कि 2012 का एक दाखला देते हैं, उदाहरण देते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क के सभा में मेरे उद्धव जी को संभालो और मेरे आदित्य को संभालो, ऐसे बाला साहब ठाकरे जी ने उस व्यासपीठ पे, उस विचार मंच पे कहा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी को ये पता नहीं था कि मैंने जिनके हाथ में कमान दी है ये मेरे वारसदार है, मेरे पार्टी के वारसदार है। ये बाला साहब को पता नहीं था कि मेरे पश्चात जो मैंने संगठन बांधा है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा मैंने
इस राज्य को, इस देश को, इस दुनिया को दी है, वो विचारधारा खत्म करने के काम मेरे ही वारसदार करने वाले हैं। जिनके हाथ में मैंने कमान दे दी वही मेरी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस रहने दो, कांग्रेस रहने दो, उनको बेचने वाले हैं। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने 1966 में हिंदुत्ववादी मुद्दे पे, मराठी मुद्दे पे शिवसेना की स्थापना की, संगठन बांधा, वही मुद्दे पे बाला साहब ठाम थे। क्योंकि बाला साहब के मुंह से निकला हुआ शब्द एक गोली जैसा था, एक तीर कमान जैसा था। एक बार मुंह से गया तो बाला साहब ने कभी पीछे लिया नहीं। और बाला साहब का यही कहना था कि इस देश में हिंदुत्व रहना चाहिए, हिंदुत्व आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुत्ववादी भूमिका भी आगे जानी चाहिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के पश्चात 2012 के बाद क्या हुआ, ये सब दुनिया ने देखा है कि बाला साहब ठाकरे के विचार उनके ही बेटे ने, उनके ही पोते ने कैसे बिखर दिए, कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी में खुद के पार्टी का विलीनीकरण कर दिया। ये विलीनीकरण भी बोलता हूँ, डायरेक्टली बोलता हूँ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू सब जगह सबने पढ़ा है कि मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करता हूँ। अगर जिस दिन मुझे लगा कि मेरी शिवसेना पार्टी की कांग्रेस होने वाली है, उस दिन मेरी पार्टी में खुद बंद कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे जी का बयान था। और यही लोग ये भूल गए हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो बयान थे, बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका थी, इन्होंने तोड़ मोड़ रख दी। सावरकर, स्वतंत्र विनायक सावरकर, इनका नाम भी 2.5 साल में इस महाराष्ट्र के सदन में लेने की शिवसेना विधायक को बंदी थी। बाला साहब ठाकरे जिनको पूरी दुनिया हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचानती है, वही हिंदू हृदय सम्राट उनके नाम से विशेषण ये भी निकाल दिया गया। ये कौन से विचार वाला साहब क्या के लेने जाने थे? अभी जो तिवारी साहब बता रहे हैं कि गद्दारी, खोके, ये देखिए, ये प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, ये तो उठाव है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी ने अपना पूरा आयुष्य खर्च किया, लोगों को मैसेज दिया कि ये दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी के विचारधाराओं के विरोध में है, लेकिन उनके ही सुपुत्र ने, जी राहुल जी ने, उनके ही कुछ नेताओं ने पार्टी बेचने का काम किया है। तिवारी साहब, ये आप ज्येष्ठ नेता है महाराष्ट्र की, आप बड़ी राजनीति जानते हैं, तो बाला साहब पे ठाकरे जी के विचारधारा से गद्दारी नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी राहुल जी रुकिएगा एक मिनट। उन्होंने गिरवी रखी। तिवारी जी, एक बहुत छोटा सा जवाब, जो पहली गद्दारी है, जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, यानी उद्धव ठाकरे जी ऊपर, कि उन्होंने उस विचारधारा से अपने आप को किनारा कर लिया जो बाला साहब लेके चले थे, और जिसको अभी उदाहरण भी दे रहे थे राहुल जी कि बाला साहब क्या सोचते थे और फिर आपकी पार्टी क्या सोचने लगी। टूट का जो असली कारण बताया जा रहा है, ये तो आरोप है, इसको तो मानिए। आप खुद डिविएट हो गए, आप उनको कह रहे गद्दार। एक मिनट मेरी बात सुनो। छोटे में राहुल जी को, देखो राहुल जी, मुझे जवाब देना है ना। हाँ, आपको देना, लेकिन संक्षेप में। बहुत संक्षेप में दूंगा भाई, हमको तो समय ही नहीं मिलता अभी। तो राहुल को मैंने पहली बार सुना, अच्छा प्रवक्ता है, उसको मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, 67 में हमने शिवसेना बनाई। मुझे एक बताता है कि 77 में इमरजेंसी लगी थी, सारे अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गए थे, लेकिन बाला साहेब इंदिरा जी के साथ रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना अपना निर्णय लेती है। अभी आप तिवारी जी गलत उदाहरण मत कोट करिए। बाला साहब में आपने जो अभी बताया ना, बाला साहब आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते थे। अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं तो बाला साहब उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो आपके साथ समर्थन में खड़े। आपने उदाहरण ऐसे हल्के से कोट कर दिया ना। हाँ, बताइए। नीरज, मैं क्या बोलता हूँ, इमरजेंसी का खुलकर सपोर्ट बाला साहब ने किया था और चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के साथ में, जहां पर कांग्रेस भी बुरी तरह हारी थी और शिवसेना भी सफा हो गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक जैसे जैसी परिस्थितियां बनती है, वैसे वैसे पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं। जैसे बीजेपी ने भी कम्युनिस्टों से भी समझौते किए थे, मोदी बाबू उन्होंने कश्मीर में भी समझौते किए थे। तो ये सब पॉलिटिकली होता है। अगर हमने गलत किया है तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। असली टेस्ट वहीं पे है पांडे जी, लेकिन इसके मास्टरमाइंड आप हैं। तिवारी जी का सीधा आरोप है कि ये जो खेल खेला है आप लोगों ने,